मैंने पहले कहा था, फिर दोहरा दूं, आप सबके पास एक नोट्स कॉपी होनी चाहिए, आप सबके पास एक होमवर्क कॉपी होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने ईएलपी नहीं किया है तो जो ईएलपी का सवाल डिस्कशन हो उसका सॉल्यूशन वो कॉपी में लिख ले, ताकि जिस दिन वो करे उस दिन उसको वो समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में ईएलपी नंबर 1 पे। ईएलपी नंबर 1 में मैं सवाल नंबर बोलूंगा, डाउट है तो हाथ खड़े करें, नहीं है तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा रूल है। ईएलपी नंबर 1 का सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। किसी बच्चे ने मुझसे सवाल नंबर 5 पूछा है। ईएलपी नंबर 1 का सवाल नंबर 5 जिस भी बच्चे ने मुझसे पूछा है, मैं बता दूं, उस सवाल में आपसे कहता है द टर्म माइनस डीसी बाई डी। ये जो माइनस डीसी बाई डी होता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है उसमें ऑप्शन दे रखा है। माइनस डीसी बाई डी एक रेट होता है, और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं ये रेट कौन सा रेट होता है, इंस्टेंटेनियस। और क्योंकि माइनस साइन लगा है तो बताओ रिएक्टेंट का है कि प्रोडक्ट का? रिएक्टेंट। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्टेंट। अब देख लेते हैं ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है। पहला ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ना। दूसरा ऑप्शन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट समय के साथ, सुनो बेटा, रिएक्टेंट समय के साथ घटता है कि बढ़ता है? चलेगा। तीसरा लिखा इंक्रीज हो ही नहीं सकता, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। द बेस्ट ऑप्शन अमंग 4 ऑप्शन वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलेगा बच्चे? सवाल नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 8। किसी बच्चे ने मुझसे सवाल नंबर 8 पूछा है। जिस भी बच्चे ने मुझसे सवाल नंबर 8 पूछा है, यकीन मानो ये बिल्कुल फील का सवाल है, बिल्कुल फील का सवाल है। सवाल कहता है इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। जैसा कि आप सबको याद है, अपनी भी अमोनिया की फैक्ट्री हुआ करती थी, इवन आज भी है, हाँ या ना? अभी खत्म थोड़ी हुई, 100 का 200 कहां हुआ था? 100 का 200 होने वाला ही था कि आपने कहा मैं एक नया पैसा खर्च नहीं करूंगा। अरे याद है मेरे भाई? तो अभी अपना 100 का 200 नहीं हुआ है। सवाल कहता है द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस, इफ 6 into 10 की पावर -2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिसअपियर इन 10 मिनट। 10 मिनट में सवाल कह रहा है कि 10 मिनट में 6 into 10 की पावर -2 मोल हाइड्रोजन डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, चले गए, कम हो गए। अरे हाँ या ना? तो क्या सबसे पहले आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस नहीं निकाल सकते? पहले कितने थे मुझे नहीं पता, अभी कितने बचे हैं मुझे नहीं पता, और जानने की इच्छा भी नहीं। कोई कितने थे कितने हैं उससे मतलब नहीं, मतलब होता है डेल्टा से, चेन से, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। बोलो हाँ या ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, में रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालूंगा तो करूंगा 6 into 10 की पावर -2 बटे 10, 1 मिनट। ये मोल है। उसने सवाल में वॉल्यूम शायद बोला है, और अगर नहीं बोला है तो अपने से कितना मान लेना, 1। चलेगा? सवाल में बोलना चाहिए, अगर नीट का सवाल होता तो इसमें तो कोर्ट केस हो जाते, भैया वॉल्यूम क्यों नहीं बोला, पर अभी ठीक है, कहीं का होगा तो वॉल्यूम वहां कितना होगा, 1 लीटर। 1 मिनट, आओ थोड़ा इसे फील करते हैं। ये आया 6 into 10 की पावर -3, क्या क्या आया? ये न्यूटन है कि जूल है कि किलोमीटर पर आवर है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना? क्या आप इसे फील कर पाते हैं कि 1 सेकेंड में इसके कितने मोल जा रहे हैं? 6 into 10 की पावर -3 मोल पर मिनट होगा। ठीक है, मिनट बोला है तो पर मिनट होगा, परफेक्ट। यानी कि 1 मिनट में कितने मोल जा रहे हैं? 6 into 10 की पावर -3। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? मैं आपसे कहूं कि गाड़ी की रफ्तार है 10 किलोमीटर पर मिनट, तो क्या इसका मतलब निकालोगे? 1 मिनट में, आज बस किलोमीटर नहीं, मोल है मेरे भाई, मोल पर लीटर है तो तरीका वही ना। 1 मिनट में ये गए हैं कि आए हैं? कैसे पता गए हैं? डिसअपियर है तो जा रहे हैं, तो कम हो रहे हैं, हाँ या ना? तो यहां से आपने रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाला 6 into 10 की पावर -3, 1 मिनट में। यस और नो? उन्होंने कितने मिनट पूछा है? 0.3। तो क्या कहोगे सर? 1 मिनट में, 1 मिनट में 6 into 10 की पावर -3 मोल जा रहे हैं, तो 0.3 मिनट में कितने जाएंगे बता दोगे? 6 into 10 की पावर -3 इंटू 0.3 कितना आएगा? 1.8 into 10 की पावर -3। डन। अरे डन। एक गाड़ी की, अच्छा अमोनिया पूछा है क्या?
चेक करते हैं। ये हमने किसका निकाला अभी? हाइड्रोजन का। लेकिन सवाल जो पूछ रहा है वो अमोनिया का पूछ रहा है, राइट? तो आपको सबसे पहले मुझे लगता है किसकी रफ्तार, ये किसकी रफ्तार है, ये किसकी रफ्तार है, ये किसका मोल है, तो रफ्तार किसकी है? लेकिन सवाल में क्या पूछा है? तो पहले मुझे अमोनिया की रफ्तार पता होनी। क्या मैं हाइड्रोजन की रफ्तार से अमोनिया की रफ्तार निकाल लूंगा? कैसे निकालूंगा? RODH2/3 इक्वल टू ROA अमोनिया बाई 2। बोलो डन। क्या यहां से ROA अमोनिया निकाल लोगे? तो ROA अमोनिया आ जाएगा 2/3 इंटू 6 इंटू 10⁻³ 3 दूना 6, कितना आया? 4 इंटू 10⁻³ चलेगा। अब इसकी यूनिट क्या होगी? वही यूनिट होगी, सेम, मोल पर मिनट। हाँ या ना? 1 मिनट, यानी 1 मिनट में इतने मोल आए कि गए? अमोनिया है तो आए, हाइड्रोजन है तो, नाइट्रोजन है तो चलेगा। कितने मिनट पूछा है? 0.3। तो कह दोगे सर 0.3 मिनट में, एंड आंसर इज 4 इंटू 10⁻³ इंटू 0.3, 4 तिहाई 12, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻। देख लेना क्या आंसर दिया है। यूनिट बदला होगा, 10 पावर बदला होगा, या शायद नहीं बदला होगा, देख लेना जो भी है चलेगा। नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11। ELP नंबर 1 का डिस्कशन हो गया समाप्त, चलेगा। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा थोड़ा रोज। किसका मॉड्यूल था? हाँ, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख ले। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क। होमवर्क आप सब सेपरेट जगह लिखते हैं, कॉपी के पीछे नहीं लिखना है, हाथ में नहीं लिखना है, माथे में नहीं लिखना है। होमवर्क आपको कॉपी के ऊपर हेडिंग बार में लिखना है, चलेगा। तो आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का। बताओ, होमवर्क का सबसे पहला काम क्या होता है? यहां से घर जाइए, सबसे पहले रिवाइज करिए। रिवाइज कैसे करना है? सोते सोते, कैसे? लिख लिख के, हाँ या ना? सबसे पहला होमवर्क लिखें, रिवाइज टिल टुडेज। सबसे बड़ी ताकत रिवीजन है, याद रखना। रिवाइज टुडेज लेक्चर लिख लिख कर। आपको सबसे पहले लिख लिख कर चीजों को रिवाइज करना। उसके बाद आपको ELP नंबर 3 अटेम्प्ट करना। कुछ एक मिक्सअप सवाल होंगे, मत घबराना, पढ़ना, अटेम्प्ट करना, चलेगा। उसके बाद आपको करना है मॉड्यूल। आप सबके पास मॉड्यूल होगा, है ना? मॉड्यूल आपको करना है एक्सरसाइज 1। सवाल संख्या है 1 से लेके 28 तक। 28 24 एक बार देख लेना, जहां टॉपिक खत्म हो रहा वहां तक। उसके बाद उन्होंने नया हेडिंग डाल रखा है, तो वो 28 से 24 मैंने देखा नहीं है, एक बार देख लेना आप, ठीक है? एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल का करना है। अगेन बीच में 2-3 सवाल मिक्सअप होंगे, उससे मत घबराना, पढ़ो। बीच में जो वो पढ़ोगे तो वही बन जाएंगे। सवाल पढ़ने की आदत डालो, सवालों की इंटरप्रिटेशन सीखो पहले, ये लेवल 1 है, ठीक है बच्चे? क्या मैं आज की क्लास शुरू करूं? ELP 1 का डिस्कशन हो गया, होमवर्क दे दिया, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या सबने होमवर्क लिख लिया? होमवर्क लिख लिया? अच्छा, होमवर्क जाना है घर। पहला होमवर्क हो गया, टिक। दूसरा होमवर्क हो गया, टिक। तीसरा होमवर्क हो गया, टिक। क्लियर है? बहुत सिस्टमैटिक चलते हैं अपन, चलते जाओ, सब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जहां तक मुझे याद है लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, क्या था? अच्छा, हाँ, तो बात चल रही थी मैकेनिज्म के आधार पे, है ना? तो मैंने कहा मैकेनिज्म के आधार पे दो तरह की रिएक्शन होंगी, या तो मैकेनिज्म होगी या तो मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म नहीं है तो क्या नाम रखोगे? सिंपल रिएक्शन, या उसका टेक्निकल नाम बोला था एलिमेंट्री। मैं एलिमेंट्री बोलूंगा ज्यादा, राइट? वो जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए उसको ज्यादा बोलूंगा। सिंपल बेसिक याद रहेगा। और अगर मैकेनिज्म है तो बोलो ना यार। कुछ एक थ्योरी के सवाल पूछता हूं, अगर कोई सिंपल रिएक्शन है तो क्या उसका रेट लॉ लिखना आसान है? क्या आप उस रिएक्शन का रेट लॉ रिएक्शन देख के लिख लोगे? बोलो ना। लिख तो लोगे, लेकिन कोई पूछेगा क्या रिएक्शन से लिखा है? कहना ना, एक थोड़ी लिखा है, हाँ या ना? रिएक्शन एलिमेंट्री है तो रेट लॉ बताना। रिएक्शन एलिमेंट्री है तो, लेकिन अगर कभी रेट लॉ आपको दे दे और पूछे बताओ वो एलिमेंट्री है कि नहीं, तो क्या कहना? हो भी सकता है और नहीं। क्या एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी एलिमेंट्री हो सकती है? क्या एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी एलिमेंट्री हो सकती है? कॉपी में लिखा है, देखना। क्या जीरो ऑर्डर कभी एलिमेंट्री होगी? इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। अगर आप कहते हो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के, अरे हाँ या ना? इसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी है? अगर आप रेट लॉ लिखोगे तो कैसे लिखोगे? R बराबर K इंटू ए की पावर। बोलो इसका ऑर्डर कितना होगा? चलेगा? यानी अगर सोचो ये जीरो ऑर्डर होता तो पावर,
और यहां पे कभी ऐसा देखा आपने, 0 नाइट्रोजन प्लस 0 हाइड्रोजन से बन गया 2 अमोनिया, यस। अरे स्टोइशियोमेट्री कभी जीरो होने वाला, क्योंकि स्टोइशियोमेट्री जीरो नहीं हो सकता, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर कभी जीरो चलेगा। एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर जीरो नहीं होगा और एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शनल भी। एक सवाल पूछता हूं, एक रिएक्शन है उसका ऑर्डर है जीरो, कितना है? अच्छा, एक रिएक्शन है ए से बना बी, अरे मान लो इसका ऑर्डर आया जीरो, कितना आया? ऑर्डर जीरो कहां से आया? एक्सपेरिमेंट से आया। ऑर्डर जीरो कहां से आया? ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है ना, रेट लॉ से आता है, और रेट लॉ कैसा होता है, तो ऑर्डर भी कैसा है? इसका ऑर्डर कितना आया? कहां से आया? क्यों आया? आया, एक्सपेरिमेंट है। अरे एक्सपेरिमेंट में नीला नजर आया, क्यों आया सर? आया। अरे हेलो, इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर जीरो क्यों है? क्योंकि वो है, क्योंकि वो, मान लो इस रिएक्शन का ऑर्डर है वन, मान लो। पहला सवाल, ऑर्डर वन कहां से आया? कहां से आया? क्या इस रिएक्शन का ऑर्डर वन है? ऑर्डर वन क्यों है? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट से आया। डन। ठीक, अब मान लो एक रिएक्शन है सी से बना डी, मान लो इसका ऑर्डर जीरो है, मान लो। इसका ऑर्डर जीरो क्यों है? क्यों है पूछ रहा हूं, कहां से आया नहीं पूछ रहा हूं। आपका नाम क्या है? मैं यहां रहता हूं, ऐसा बताते हो क्या? नाम पूछेंगे तो नाम बताओगे, पता पूछेंगे तो कहां से पूछा तब नेक्स्ट मिनट बताओगे। मेरा सवाल है क्यों है जीरो? क्योंकि वो, अरे हेलो, इसका ऑर्डर जीरो क्यों है? अगर इसका ऑर्डर जीरो है, आई एम डैम सॉरी एलिमेंट्री, फिर ये क्या है? दुनिया में कितनी रिएक्शन थी? या तो एलिमेंट्री या तो वही है, या तो अच्छा या तो अच्छा नहीं तो बुरा है, बुरा नहीं तो अच्छा है, तीसरा कोई विकल्प। अगर एलिमेंट्री नहीं तो फिर कौन है? और कॉम्प्लेक्स है तो मैकेनिज्म होगी, बोलो ना यार। अगर कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म होके रहेगी। अगर कोई जीरो ऑर्डर है तो उसकी मैकेनिज्म होके रहे, ठीक है। हर वो रिएक्शन जिसकी मैकेनिज्म है वो जीरो ऑर्डर है। एक रिएक्शन है ए प्लस से बना, मुझे नहीं पता एलिमेंट्री है कॉम्प्लेक्स, मुझे बता, मुझे बताओ क्या इसका ऑर्डर जीरो हो सकता है? हो सकता है। क्या पॉजिटिव हो, क्या फ्रैक्शन हो, क्या नेगेटिव हो, चलेगा। क्या ऑर्डर ये हो सकता है? बोलो ना। ये ऑर्डर हो सकता है अगर एलिमेंट्री है, क्या बोला? तो फिर क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, है ना। मतलब ऐसी कहानी चल रही, देखो ऐसी कहानी चल रही, अगर कॉम्प्लेक्स है तो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, अगर एलिमेंट्री है तो डन। अब एक सवाल पूछ रहा हूं, एक रिएक्शन है उसका ऑर्डर पॉजिटिव है, क्या होगा वो? डन है। एक रिएक्शन उसका ऑर्डर जीरो है, क्या होगा वो? एक रिएक्शन उसका ऑर्डर फ्रैक्शन है। अब उल्टा बोल रहा हूं, एक रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म है, क्या है? क्या है? कौन सी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स। अब ऐसे बोल रहा हूं, एक रिएक्शन है उसका ऑर्डर वन है। अरे हाँ या ना? अब इसी घुमा कैसे बोल रहा हूं, अगर किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म है, वो मन में सोचो ना, अगर किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है वो, ये आपके मन में है, ठीक। अगर किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म, तो पक्का उसका ऑर्डर केवल पॉजिटिव होगा। जीरो भी हो, पॉजिटिव भी हो, फ्रैक्शन भी हो, चलेगा। इन सब पे जो मैं बोल रहा हूं मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि इसका एक सप्लीमेंट्री ईएलपी मैं मेरे टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, उसमें जितने भी ट्रू फॉल्स होंगे वो सब आप कॉपी में लिख लेना। अभी सोचना है, अभी सोचने की क्षमता बढ़ाओ, इनको रिटन फॉर्म में मैं ईएलपी दूंगा पूरा, चलेगा। जो भी एक्स्ट्रा ईएलपी या सप्लीमेंट्री होगा या जो भी हम इस लेवल की चीजें होंगी वो अलग से मैं टेलीग्राम पे देता जाऊंगा, तो वहां से आपको कॉपी में लिखना, सॉल्व करना, चलेगा। क्या यहां तक सबको थॉट्स में क्लैरिटी है? बढ़ूं आगे। कितने तरह की रिएक्शन है? या तो एलिमेंट्री, अभी किसकी बातें हुई? जो कल बातें हुई थी, किसकी हुई थी? कॉपी में लिखना, नेक्स्ट हेडिंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लास्ट पॉइंट क्या था मेरे बच्चे? ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
चलो साहब, तो आज एक नई चीज सीखते हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को जैसा कि आप सब जानते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन के नाम से भी दुनिया में जाना जाता है। अरे बोलो यार प्यारे बच्चों, क्या ये कॉम्प्लेक्स है? यस। तो क्या ये कई स्टेप में होगी? यस। क्या इसके होने का तरीका होगा? यस। क्या इसकी मैकेनिज्म होगी? यस। क्या मैकेनिज्म का मतलब होने का तरीका है? जिस भी चीज का होने का तरीका हो वही मैकेनिज्म है। हेलो, क्या ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है? क्या इसकी मैकेनिज्म है? क्या ये कई स्टेप में होगी? लिखते चलना, कंप्लीट्स इन सेवरल स्टेप, कंप्लीट्स इन सेवरल स्टेप। ओके सर, ये रिएक्शन कई स्टेप में होगी, हाँ या ना? कंप्लीट्स इन सेवरल स्टेप्स। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में रफ कर रहा हूं, वो लिखना नहीं आपको, कब लिखना है मैं बताऊंगा, ठीक? मान लो, बोर्ड पे आओ, समझेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, ये रूल चल रहा है, ठीक? मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बनना डी। अरे मान लो ये है कॉम्प्लेक्स, मान लो, मतलब इसके कई स्टेप होंगे, इसका होने का एक तरीका। अरे मान लो किसी बहुत अच्छे विख्यात, कुख्यात नहीं बोला, विख्यात, किसी बहुत अच्छे विख्यात साइंटिस्ट ने कहा इसकी मैकेनिज्म है ए से बनना बी, बी से बनना सी, बी से बनना सी, सी से बनना डी। अरे बोलो, रिएक्टेंट कौन था, प्रोडक्ट कौन है? लेकिन ए से सीधे डी, पहले वो वाला बॉन्ड टूटा, फिर वो वाला टूटा, फिर ये वही वाली बात है, राइट? ए से बनना बी, बी से बनना। मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स ये है कि कॉम्प्लेक्स ये है? मैकेनिज्म इसकी है कि मैकेनिज्म इसकी है? ये मैकेनिज्म है कि इसकी मैकेनिज्म है? तो मैकेनिज्म किसकी है? तो कॉम्प्लेक्स ये है कि कॉम्प्लेक्स ये है? तो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि उसकी मैकेनिज्म है, क्योंकि उसके होने का, इसके होने का कोई तरीका है कि नहीं है? ए से क्या बन रहा है? ऐसा बोला क्या, ए से पहले आधा ए, फिर पौने ए, फिर डेढ़ ए, फिर सवा ए, फिर बी? ऐसा बोल रहा हूं क्या? ए से क्या बना, मतलब इसका कोई तरीका? किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी, मैकेनिज्म का हर स्टेप रिएक्शन होगा, उसकी कोई मैकेनिज्म नहीं होगी, यानी हर स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री होगा। एलिमेंट्री का मतलब क्या है? बोलो डन। एक लाइन बोलता हूं, एवरी स्टेप ऑफ मैकेनिज्म इज एन एलिमेंट्री स्टेप। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एवरी स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, every step of mechanism is an elementary step. ये elementary reaction लिख लो, is an elementary reaction. मैकेनिज्म का हर स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, और अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तो रेट लॉ लिखना आसान होगा कि मुश्किल होगा? लिख लोगे? जरा पहले स्टेप का रेट लॉ बताओ। आर बराबर के इंटू ए की पावर 1, दूसरे का बोलो इंटू, ये तीनों रिएक्शन सेम है कि अलग है? सेम है ना सर? सेम ही तो है सर, है ना? तो बोलो ना यार, बोलते काहे नहीं हो? सब लोग बोलो बेटा, ये तीनों रिएक्शन सेम है कि अलग है? शब्दों के साथ बिल्कुल खो जाओ ना उन शब्दों में, आंसर दो भाई। दिमाग कुछ और चल रहा, सोने से थोड़ी पढ़ाई होती है, कमांड के साथ चलिए ना। ये तीनों रिएक्शन सेम है कि अलग है? रिएक्शन बदलेगा तो रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट कितने फैक्टर डिपेंड करता है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्या तीनों रिएक्शन अलग है? क्या तीनों का रेट कांस्टेंट अलग होगा? इसे कह दूं K1, इसे कह दूं K2, इसे कह दूं K3, चलेगा? क्या इसका रेट लॉ बता दोगे? इसका बता दोगे? इसका बता दोगे? क्यों बता दोगे? कैसे पता एलिमेंट्री है? क्योंकि इसकी कोई मैकेनिज्म। क्या इसका रेट लॉ होगा आर बराबर K1 इंटू ए की पावर 1? इसका बोलो आर बराबर K2 इंटू, इसका बोलो, बोलो ना यार, चलेगा? ए से क्या बन रहा, ये है रिएक्टेंट, ये है, ये है रिएक्टेंट, ये है, लेकिन मैकेनिज्म क्या कहती है? ए से क्या बना, बी से क्या बना, लेकिन यहां कोई बी है कि नहीं है? मतलब बी आया और आके, बी आया और आके, ऐसे पदार्थ जो मैकेनिज्म में नजर आते हैं मगर मेन रिएक्शन में नजर नहीं आते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं? इंटर। जो यहां नजर नहीं आएंगे, यहां नजर काम करके चले
कहीं नजर नहीं, वो कहलाता है इंटर, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ऐसे स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जो मैकेनिज्म में हो लेकिन मेन रिएक्शन में ना हो, ऐसे स्पीसीज। बेटा अपने से लिखो ना यार, अभी मैसेज लिखना होता दन्न से लिख देते, अपने से अंग्रेजी बना के देख देख के लिख रहे हो। लेकिन की स्पेलिंग LAEKIN है। हाँ यार, ये तो अपने से लिख सकते हो ना आप। मैंने, हो सकता है आप लिख रहे हो लिख रहे हो, है ना, तो अपना अपना भाषा है वो। ऐसे स्पीसीज जो मैकेनिज्म में लेकिन मेन रिएक्शन में, उन्हें क्या बोलते हैं? वो आते हैं काम करके चले, मेन रिएक्शन में नजर नहीं, वही इंटरमीडिएट का है। क्या ये इंटरमीडिएट होगा? क्या ये इंटरमीडिएट होगा? क्या ये होगा? ये कौन होगा? हाँ, ये बड़ा सवाल, ये कौन है? ये कौन है? डन। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, उसका मैकेनिज्म हो, मैकेनिज्म का हर स्टेप एलिमेंट्री हो, हर स्टेप अपने आप में रिएक्शन हो, रिएक्शन होगी तो रिएक्शन की रफ्तार हो, किसी की ज्यादा किसी की कम हो। अरे यस और नो? भाई गाड़ी है तो गाड़ी की रफ, किसी की ज्यादा किसी की, ये तीनों रिएक्शन सेम है कि अलग है? तो तीनों की रफ्तार सेम है, अलग है। किसी की ज्यादा किसी की कम, किसी की सबसे कम, किसी की कम किसी की कम किसी की। मान लो इस मैकेनिज्म में जो सबसे 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 स्लोवेस्ट स्टेप है वो है बीच वाला। मान लो ये कौन सा स्टेप है? स्लोवेस्ट मतलब सबसे सबसे। बेटा अंग्रेजी आती है? स्लो, स्लोवर, धीमा और धीमा। गुड का बोलो एक बार। गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं बेटा, गुड, बेटर, बेस्ट, हाँ या ना? है। क्या ये स्लोवेस्ट है? धीमा की सबसे धीमा? जो सबसे धीमा हो, सुनो ना, सुनो बेटा बेटा बेटा, जो सबसे धीमा हो उसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बोलो इसका हिंदी मतलब सोचो। रेट मतलब रफ्तार, डिटरमाइन मतलब निर्धारित करने वाला स्टेप। ये कौन सा स्टेप है? मतलब रफ्तार डिटरमाइन करने वाला। आपकी रफ्तार की, मेरी रफ्तार, इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन की, इसकी की, इसकी, इसकी। चलेगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, द स्लोवेस्ट स्टेप, द स्लोवेस्ट स्टेप will be the RDS। बोले तो rate determining step। The slowest step will be RDS, यानी कि rate determining step। एक बच्चा कहीं दूर कोने में मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था। वो कहता है सर, क्या कहता है? सर एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? जो सबसे धीमा हो वो RDS हो। मैं क्यों मानूं? मैं नहीं मानूंगा। सर कोई सबसे धीमा होगा तो कोई सबसे, सर जो सबसे तेज होगा, जो सबसे, आखिर वो RDS क्यों नहीं होगा? आखिर वो RDS, मैं साइंस पढ़ता हूं सर, मैं तो सवाल पूछूंगा, मैं तो क्वेश्चन करूंगा। मैं कोई आर्ट का छात्र थोड़ी हूं कि अकबर आए चले गए। अरे मैं तो विज्ञान पढ़ता हूं, हाँ या ना? आप बताओ आखिर ऐसा। देखो इसके लिए मैं दो एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहला एग्जांपल है, मान लो अपनी कार की फैक्ट्री है। यार अमोनिया से पैसे आ रहे थे तो कार की फैक्ट्री भी खोल ली यार, चलेगा? अब काय की फैक्ट्री है, बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रहे हैं आप, है ना? अब कार की फैक्ट्री में क्या बना रहे हो? मान लो एक कार को बनने में लगते हैं 100 घंटे। एक कार को बनने में बस इतना ही समय लगता है। मानना है बेटा, ऐसा होता नहीं, ठीक? एक कार को बनने में लगता है। और मान लो टोटल 100 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप? पहले स्टेप में उसका चेसिस बनेगा, दूसरे स्टेप में उसका गेट वेट, ऐसा करके 100 स्टेप है, ठीक? अरे मान लो यार, टोटल कितने स्टेप? और हर स्टेप है 1 घंटे का, हर स्टेप है। तो कार को बनने में टोटल समय
वेरी टैलेंटेड बच्चे, ठीक। अरे सिंपल है ना यार, दिमाग तो नहीं खर्च हो रहा है। 100 घंटे में कार बन के तैयार हो जाती है। सारे के सारे स्टेप आपके रोबोटिक्स वाले थे, मतलब सबके सब ऑटोमेटिक कंट्रोल थे। एआई का जमाना वैसे ही चल रहा है ना। आपने रोबोट लगा रही थी कि अपनी फैक्ट्री में, सब रोबोट बना रहे थे। ऐसे गेट लगाते थे, टायर फिट कर, सब चल रहा था। लेकिन जो 50वां स्टेप था, उसमें एक एम्प्लॉय था। वो बहुत पुराना एम्प्लॉय था, तो आपने उसे निकाला नहीं। अरे बहुत पुराना है यार, होता है ना कई बार, वो टाटा अंबानी जो कंपनी होती है, जो पुराने लोग रहते हैं, है ना। आपकी भी कंपनी थी ऐसी बड़ी, है ना। अब आपने उसे निकाला नहीं, तो जो 50वां स्टेप था उसमें एक मैनुअल, एक बंदा काम करता था। और एज पर रूल उसे भी अपना काम 1 घंटे में करना था। अगर वो काम अपना 1 घंटे में नहीं करेगा तो स्वाभाविक सी बात है, फिर सारा का सारा जो एक एक स्टेप 1 1 घंटे का, वो नहीं हो पाएगा। वो रोज अपना काम 1 घंटे में करता था, घर चला जाता था, फिर आता था, 1 घंटे में अपना काम करता था। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, इंसान है। अरे हाँ या ना। आज उसे बुखार थी, आज उसे, अरे मान लो, वो काम जो रोज 1 घंटे में करता था, आज उसने अपना वो काम 2 घंटे में किया। कितने घंटे में? तो बताओ, वो कार जो रोज 100 घंटे बनती थी, वो 100 घंटे बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी? कितने घंटे बनेगी? समय ज्यादा लगा, कम? तो उस कार का बनना धीमा हो गया कि तेज? ये तो समझ में आता है ना। ज्यादा समय लग गया, तेज हो गया भैया, धीमे हो गए, हाँ या ना। वही वाली बात, रैंक ज्यादा, ये 1000 कितना टैलेंटेड है, ज्यादा आने से कम हो जाता है ना। कम रैंक अच्छा होता है, यस और नो। तो अब समय ज्यादा लगा मतलब स्लो हो गया, हाँ या ना। मात्र अकेले एक स्टेप ने, मात्र अकेले पूरी कार के बनने को कंट्रोल किया। बोलो ना। तो क्या हम कह दें, जो सबसे धीमा होगा वही पूरे रेट को डिसाइड करेगा? एक बच्चा मुझसे कहता है, सर, क्या कहता है, अगर बुखार हो सकती है तो धीमा हो सकता है, तो क्या पता आज वो ग्लूकोज खा के आ जाए। अरे हाँ या ना। अगर आप ये साबित करना चाहते हो कि बुखार होने से धीमा हो रहा है, तो सर मैं ये भी तो कह सकता हूँ, क्या पता आज ग्लूकोज खा के आया हो। रोज वो अपना काम 1 घंटे में करता था, आज आधे घंटे में कर रहा है। कितने घंटे में? तो अब बताओ, कार 100 घंटे में बनेगी कि 99.5 में? गलत। इसे ऐसे समझिए कि आपकी रोज 4 क्लासेस होती हैं। बोलो ना भाई। अब 1.5 1.5 घंटे का हिसाब आप नहीं कर पाओगे, तो मैं क्या करता हूं, 1 1 घंटे क्लास मान लेता हूं, ताकि आप कैलकुलेट कर पाओ। मान लो पहली क्लास आपकी 7 से 8, मान लो। दूसरी क्लास है 8 से 9, मान लो। तीसरी, चौथी, वेरी टैलेंटेड, ठीक। पहली क्लास 7 से 8, और हर टीचर को 1 घंटे पढ़ाना है और फिर जाना है। सबको 1 घंटे पढ़ाना ही कंपलसरी है, ठीक। अब पहले टीचर आए, उन्होंने 7 से 8 पढ़ाया, चले गए। हेलो। मान लो पहले टीचर ने 7 से 8:30 पढ़ा दिया, मान लो। 1 घंटे पढ़ाना है, ये कंपलसरी था, ठीक। उन्होंने कितने पढ़ाए? 7 से, मतलब समय ज्यादा लिया, मतलब स्लो हो गया। बोलो ना यार। अब जो अगले आएंगे, क्या वो 8:30 बजे शुरू करेंगे? तो आपकी जो क्लास 11 बजे खत्म होनी थी, वो 11 बजे खत्म होगी, 11:30। तो आपका पूरा का पूरा एक स्टेप से क्लास ओवरऑल स्लो हो गई कि फास्ट हो गई? डन। लेकिन मान लो वो पहली क्लास जो 7 से 8 होनी थी, 8:30 भी ना हुई, 8 भी ना हुई, वो 7:30 पे खत्म हो गई। उन्होंने आधे घंटे में खत्म कर दिया, मान लो। अब कब खत्म हो गई? तो बताओ अगली क्लास कब शुरू होगी? क्यों? किसी के जल्दी होने से सब जल्दी हो जाए कोई जरूरी, लेकिन किसी के धीरे होने से सब जरूर धीरे होंगे, ये जरूरी है, जहां चीजें कनेक्टिंग चलती है, हाँ या ना। जो फास्ट होगा वही पूरी रफ्तार को डिसाइड करेगा, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जो स्लोवेस्ट होगा, आई एम डैम श्योर वो डिसाइड करेगा, ये ऐसा हमेशा होगा। चलेगा। तो कहानी का निष्कर्ष यह है कि जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही रे डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और वही रफ्तार को डिसाइड करेगा, एक रिएक्शन की नहीं, मेन रिएक्शन की। एक स्टेप को नहीं, पूरे के पूरे कार बनने को कंट्रोल करेगा। इज दिस क्लियर? कॉपी में लिखना नेक्स्ट पॉइंट, जो सबसे फास्ट होगा, जो सबसे फास्ट होगा वो आरडीएस नहीं होगा। जो सबसे फास्ट होगा वो आरडीएस नहीं होगा। ब्रैकेट में रीजन लिख लो। किसी के जल्दी होने से, किसी के जल्दी होने से सब जल्दी हो जाए, किसी के जल्दी होने से सब जल्दी हो जाए कोई जरूरी नहीं है। किसी के जल्दी होने से सब जल्दी हो जाए कोई जरूरी नहीं है। इज दिस क्लियर?
ठीक है सर, ये तो हमारे दिमाग में सेट हो गया कि जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही आरडीएस होगा, और आरडीएस का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इज दिस क्लियर? आओ फिर से, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन ए से बना डी, अरे मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, मान लो ये मल्टी स्टेप होगी, यस और नो, इसकी मैकेनिज्म होगी यस और नो, ए से बनना बी, बी से बनना सी, सी से बनना डी, अरे मान लो। अब पल भर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि उन्होंने सवाल में दिया, ये हमेशा सवाल में दिया होगा, डोंट वरी, राइट, ये हमेशा दिया होगा, उन्होंने कहा पहला वाला स्टेप है स्लोवेस्ट, अरे मान लो। अब कौन सा स्टेप स्लोवेस्ट है? आरडीएस कौन है, मतलब रेट को डिसाइड कौन कर रहा, यानी कि मैं इसका रेट लॉ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ये एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स, और किसी भी एलिमेंट्री का रेट लॉ लिखा जा, क्या मैं इस मेन रिएक्शन का रेट लॉ लिखूंगा आर बराबर के इंटू ए की पावर 1? बोलो ना, ये जो मैंने रेट लॉ लिखा है इस रिएक्शन से लिखा है, मगर ये इस रिएक्शन का माना, बोलो, ये जो रेट लॉ इस रिएक्शन की मदद, मगर माना इसका जाए, तभी तो आरडीएस का हक अदा कर पाएगा, बोलो हाँ या ना। आरडीएस यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी पूरी रिएक्शन की रफ्तार को डिसाइड कर रहा, राइट राइट। लेकिन मान लो अगर ये आरडीएस नहीं होता, अगर ये आरडीएस, पल भर के लिए मान लीजिए हमारा जो सेकंड वाला स्टेप है ये आरडीएस है, पल भर के लिए मान लो। अब अगर आप रेट लॉ लिखते तो बोलो कैसे लिखते, बोलो ना, आर बराबर के इंटू बी की पावर 1। ये आपको अजीब लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा? अभी अजीब लगवाता हूं, अपनी काहे की फैक्ट्री थी, क्या बना रहे थे? मैं लिखूं n2 प्लस 3s2 से बना 2ns3, राइट। पहले मुझे बताना, मैं आपके सामने लिख दूं r बराबर k इंटू n2 की पावर 1 इंटू h2 की पावर 0, ये सबको फील आया कि नहीं आया? क्या मतलब n2 की पावर, मतलब इसे करोगे दुगुना तो ये होगा, इसे करोगे 4 गुना तो यहां कोई फर्क पड़ने वाला, बोलो ना यार। लेकिन मान लो मैं उस रिएक्शन का रेट लॉ ऐसे नहीं लिखता, मैं इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखता आर बराबर के इंटू इंटू चेयर की पावर 1। हंसे क्यों? चेयर आने से क्या चेयर कोई चीज नहीं है क्या? फिर क्या 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 रिएक्शन में ये आया कहां से चेयर? सर ये क्या बताना चाहते हो आप? कहना चाहते हो चेयर दो होंगी तो रफ्तार दो होगी? सब कैसी बातें कर रहे हो? चेयर का अमोनिया से क्या मतलब? अरे हाँ या ना? चलो ये कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया, मैं इसको ऐसे नहीं करता, मैं यहां लिखता आर बराबर के इंटू H2SO4। बोलो अब अजीब लगता कि नहीं लगता? अब क्यों लगता? सर ये आया कहां से? ये आया कहां से? लाए हो इसे? यहां तो ये है, ये है, ये कहां से आया? बोलो डन। इन द सेम वे आपके सामने लिख रहा हूं ए से बना डी, क्या लिखा, और इसका रेट लॉ लिख रहा हूं आर बराबर के इंटू बी की पावर। आपको अजीब नहीं लग रहा? क्या लग रहा? क्या क्यों? बी आया तो आज से होगा एक नियम, क्या होगा? जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप हो उससे रेट लॉ लिखा जाए, मगर उसकी एक शर्त हो, उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होना। क्या ये इंटरमीडिएट है? जो मेन रिएक्शन में नजर ना आए, जो मेन रिएक्शन में मैकेनिज्म में नजर आए, वही इंटरमीडिएट का है। हम रेट लॉ लिखेंगे, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप से लिखेंगे, मगर उसकी एक शर्त हो, उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होना। इज दिस क्लियर? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, रेट लॉ फॉर द मेन रिएक्शन, rate law for the main reaction will be written using RDS step। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना। रेट लॉ फॉर द मेन रिएक्शन will be written using RDS step, but the condition is, मगर एक शर्त है, but the condition is intermediate, इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। चलेगा? रेट लॉ फॉर द मेन रिएक्शन विल बी रिटन यूजिंग आरडीएस स्टेप, मगर एक शर्त है, उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होना। लेकिन आज इंटरमीडिएट तो आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे सवाल को सॉल्व करूंगा।
आप इसे जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल मानना, जितने स्टेप बताऊं उसे समझने की कोशिश करना, पहले समझना बाद में लिखना। चलेगा मेरे बच्चों? आ जाओ सब लोग बोर्ड में, कोई लिखेगा नहीं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि जब भी कोई सवाल आएगा, हमेशा आपके सामने एक मेन रिएक्शन लिखी होगी, उसकी मैकेनिज्म दी हुई होगी, और ये आपको कभी लिखना नहीं, वो हमेशा सवाल में दिया होगा। ठीक है, जैसे मैंने इसका मैकेनिज्म दे दिया, ए से बनना बी, बी से बनना सी, सी से बनना डी। ये आपने लिखा है कि मैंने लिखा है? मैं मतलब एग्जामिनर, हाँ या ना? अरे बोलो ना। वो दे के रखेगा, ये वाला स्टेप है मान लो स्लोवेस्ट, मान लो, मान लिया। अब मुझे इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है, तो मैं सबसे पहले किस्सा कहां शुरू करूंगा? आरडीएस स्टेप से कि फास्ट स्टेप से? एक मिनट, ये सबसे स्लो है तो बाकी सब इससे पक्का ना? चलेगा। मैं आरडीएस लिखता हूं स्टेप नंबर 1, बोलो कैसे लिखूंगा, बोलो। आर बराबर के इंटू, डन। ये इंटरमीडिएट है कि नहीं है? इसे एक्सेप्ट करें कि हटाएं? इसे हटाना तो कैसे हटाएं? सो सिंपल, इरेजर में क्लिक करो, हटा दो। ऐसे करें क्या? फिर क्या करें? यहां तक क्लियर है? हम ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब आ तो रहा है तो करें क्या? हटाना, तो ऐसे करके क्लिक कर दे। सर ये क्या तरीका हुआ, हाँ या ना? मतलब हमें अब कोई नया सोचना पड़ेगा। सुनिएगा, जब इंटरमीडिएट आएगा उसे, अच्छा मान लो इंटरमीडिएट नहीं आता, मान लो सवाल कहता कि ऊपर वाला स्लो स्टेप है, मान लो। अब क्या लिखता मैं? आर बराबर, मान लो पहला वाला स्टेप स्लो होता तो क्या मैं ऐसे लिखता बेटा? फिर कैसे लिखता बेटा? तो ए से कोई समस्या होती बेटा? क्यों ना होती बेटा? क्योंकि वो इंटरमीडिएट। लेकिन अभी हमें समस्या, क्योंकि ये इंटरमीडिएट, इसे हटाना। इंटरमीडिएट को हटाने के लिए हमें फास्ट स्टेप का सहारा लेना। किसका सहारा? बोलो, फास्ट स्टेप 1 है कि 3 है? अब बताओ हमें कौन परेशान कर रहा? तो हम इस वाले फास्ट स्टेप का सहारा ले, किस वाले का? मतलब उसका सहारा लेना जिसमें वो वाला इंटरमीडिएट प्रेजेंट है। बोलो हाँ या ना? क्या ये वाला स्टेप फास्ट है? जो स्टेप फास्ट होगा, क्या बोला सर ने? कभी न कभी उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा। कभी न कभी उसके जीवन में इक्विलिब्रियम। कभी सवाल में दिया होगा तो कभी दिया नहीं होगा, दिया नहीं होगा तो खुद से मानना। क्या ये क्या होता है? कैसा लगता है इक्विलिब्रियम छूने में? ठंडा ठंडा की गरम गरम? क्या है इक्विलिब्रियम? देखा है कभी आपने इक्विलिब्रियम? क्या है इक्विलिब्रियम? एक मिनट, पहला सवाल इक्विलिब्रियम क्या होता है, दूसरा सवाल क्यों माने इक्विलिब्रियम पे? अरे हाँ या ना? मान लेते हैं कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। किसका काम? कंस्ट्रक्शन, समझते हैं? बोलो ना यार। अच्छा सबसे पहले आपको मैं इक्विलिब्रियम का मतलब बता दूं, शायद आप सबने सुना। अच्छा इक्विलिब्रियम किस चैप्टर में था, किस क्लास में था, 8th में कि 9th में? इक्विलिब्रियम चैप्टर 9th में था ना? अरे 11th में था भाई, यार क्या कर रहे हो यार? नन ऑफ दीज भी चुनना होता है कई बार, हाँ या ना? इक्विलिब्रियम चैप्टर 11th क्लास में था ना? साथ में आयोनिक भी था। हाँ चालाकी है। खैर इक्विलिब्रियम चैप्टर था ना भाई, किस क्लास में? 11th में। तो उसमें आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम एक लम्हा होता है। क्या होता है? एक पल होता है, एक क्षण होता है, और ऐसा लम्हा, ऐसा पल जब सब कुछ थम सा जाता है। सब कुछ थम सा, जैसा कुछ बच्चों के साथ हो रहा है, आंखें तो खुली हैं लेकिन नजर कुछ नहीं आता है, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पे होना। जैसा आपके साथ होता है 1 बजे, सवा 1 बजे, 20, 1:25 पे, है ना? नजर तो होता होगा, कान भी बंद हो जाते होंगे, है ना? सर बोल रहे बेटा आओ एक और सवाल करें, हाँ। उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? थमना अलग होता है, थम सा जाना। अगर आप एक पानी की टंकी में पानी भर रहे हैं और कहीं से पानी निकल रहा है,
तो आप पानी भरते रहिए और जितना भर रहे उतना ही अगर निकल रहा तो आपको लगेगा कि पानी भरा नहीं जा रहा, ऐसा लगेगा, ऐसा एहसास होगा, लेकिन सच में पानी भरा जा रहा है। तो वो लम्हा, वो पल, वो क्षण, क्या बोला मैंने, जब सब कुछ थमसा जाता है, कोई अंतर समझ में नहीं आता है, वही इक्विलिब्रियम का है। जैसा आपके साथ 1:25 पे हो, है ना, आंखें तो खुली रहती हैं मगर नजर कुछ नहीं, ऐसा होता है क्या? शर्म आनी चाहिए अगर ऐसा होता है तो। खैर उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? अब ये इक्विलिब्रियम होता है, अब इसको हम यहां समझते हैं ऐसा क्यों होता है, राइट? तो इमेजिन करते हैं एक रिएक्शन है, ऐसे बना भी, क्या रिएक्शन? अब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक बंदे का काम है रेत रखना, रेत समझते हैं ना, और एक बंदे का काम है यहां से रेत हटाना और सीमेंट मिला के, वो पानी मिला के मोर्टार बनाना, ठीक? मान लो अब जो रेत रखने वाला बंदा है वो जल्दी जल्दी रेत रख रहा है, रेत रखा खट, रेत रखा, रेत रखा, कौन? मान लो, थोड़ा इमेजिन करो ना यार, फिर समझ ही नहीं पाओगे, फिर रट के जाओगे, ऐसा क्यों? बोले हमें क्या पता, है ना? एक बंदा रेत रख रहा है जल्दी जल्दी मान लो, और दूसरे बंदे काम क्या है? रेत हटाना। और वो जो दूसरा बंदा है रेत हटाने वाला, वो आलसी है, काम ही नहीं करता, मान लो। तो रेत उठा रहा है धीरे धीरे, फिर बैठ जाता है, हाँ करेंगे, है ना? फिर पहला वाला बंदा एक्टिव है बहुत, है ना, वो रेत रख रहा है। तो बताओ जब वो रेत रख रहा है और जितना रेत रख रहा है उतना खर्च नहीं हो रहा है, तो क्या धीरे धीरे यहाँ रेत की मात्रा बढ़ेगी? बोलो। अच्छा वो रेत रख रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि रेत रखते रखते आसमान की ऊंचाई छू जाएगा, है ना? फिर वो आसमान में चढ़ के आसमान को बाहर निकल के चला जाएगा, है ना? कुछ तो लॉजिक लगाओ यार। मतलब वो रेत रख रहा है तो एक दिन रेत आसमान तक पहुंच जाएगा, फिर सीढ़ी लगा के देखो मैं स्वर्ग जा रहा हूं, है ना? आसमान तक छूलेगा क्या? तो बोलो ना, नहीं छू पाएगा, है? रेत रख रहा है, रेत रख रहा है, अब मान लो रेत रखते रखते इतना ऊंचा हो गया, अरे यस और नो, धीरे धीरे रेत फैलेगा भी तो ना मेरे भाई। तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी हाइट बढ़नी। अब सच में अगर वो रेत रख रहा है फिर भी ऊंचा नहीं जा रहा, तो आपको लगेगा सब कुछ थम सा गया। अरे हाँ या ना? दैट इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब कुछ यहां ऐसा समझो, ए से बना बी जल्दी जल्दी, ए से बना बी, वही रेत रखने वाला काम, जल्दी जल्दी रेत रखा, जल्दी जल्दी, हाँ या ना? लेकिन जितना तेजी से रेत रख रहा उतना तेजी से खर्च, क्योंकि ये वाला स्टेप कैसा है, तो खर्च नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे इसकी अमाउंट, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता। अरे बोलो ना यार। और जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो धीरे धीरे रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी और फिर आ जाएगा एक सिचुएशन, वो लम्हा, वो पल, वो क्षण, जिसका क्या नाम है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कोई छूने की चीज नहीं, इक्विलिब्रियम एक लम्हा होता है, एक सिचुएशन होता है, एक मोमेंट होता है। जैसे लाइफ में होता ना एक ऐसा पल आएगा, वैसे रिएक्शन के जीवन में आता है, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? चलेगा। जो भी रिएक्शन फास्ट होगी, क्या बोला सर ने? कभी इक्विलिब्रियम दिया होगा तो कभी दिया अपने से मान। इज दिस क्लियर? अच्छा, फिर से जो सबसे शुरू से जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप हो उससे हमें रेट लॉ लिखना, और ये चेक करना पड़े कहीं कोई इंटरमीडिएट तो, अगर इंटरमीडिएट है तो हटाना, फास्ट स्टेप का सहारा लेना, अगर इक्विलिब्रियम में है तो वेल एंड गुड, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं तो इक्विलिब्रियम मानना। यहां तक क्लियर? प्यारे बच्चों, वो जो चैप्टर है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम, लेट्स इमेजिन मेरे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी से बना सी प्लस डी। अरे मान लो, क्या आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ये रेट कांस्टेंट नहीं है, कौन सा कांस्टेंट है? ऊपर प्रोडक्ट लिखते कि रिएक्टेंट? सी की पावर 1 इंटू डी की पावर 1 अपॉन इंटू बी की पावर, एक और आप लिख के बताओ जरा, हवा में ऐसे ही, N2 प्लस 3H2 से बना 2NH, बताओ, NH3 की पावर अपॉन N2 की पावर। नहीं बोल पाओगे बेटा, बोला करो, किसी ने डांटा है क्या? बोलोगे तो है, ऐसे बोलो ना यार, N2 की पावर इंटू H2 की पावर, हाँ या ना? लिख लेते हो? अब सुनिएगा, फास्ट स्टेप का सहारा लेना, इक्विलिब्रियम में नहीं तो इक्विलिब्रियम मानना। क्या हमने इक्विलिब्रियम मान लिया? अब लिखेंगे के सी, क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ कंसर्न, ऊपर होगा प्रोडक्ट की रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है? रिएक्टेंट कौन है? तकलीफ कौन दे रहा था? तकलीफ कौन दे रहा था? क्या यहां से बी की वैल्यू निकाल लोगे? बी की वैल्यू होगी के सी इंटू ए, ये बराबर ये बराबर ये, मतलब जहां लिखा है ये वहां इसकी फोटो चिपका दो। बोलो डन, बोलो डन। मैं लिख रहा हूं रेट लॉ, क्या लिख रहा हूं?
आर बराबर के इंटू के सी इंटू ए की पावर 1 चलेगा। के कौन है? के कौन है? के सर, के। वाह। के कौन है? रेट। केसी कौन है? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, चलो छोड़ो। 2 इंटू 2, अरे 2 दूना 4 ना भाई। नंबर का गुणा नंबर से करोगे तो क्या मिलेगा? ऐसा होता है क्या? 5 इंटू 5 सर एक्स वाई जेड? नहीं। नंबर गुणा नंबर, नंबर। कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, नंबर गुणा नंबर। नंबर की परवाह करनी, उसका नाम रख दो नया नंबर। क्या नाम रख दो? नए कांस्टेंट की परवाह करनी। कह दूं के डैश, बोलो चलेगा। इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, बोलो चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ए इंटरमीडिएट है कि नहीं है? ए इंटरमीडिएट है कि नहीं है? इंटरमीडिएट हट गया, हमारा रेट लॉ बन गया। बोलो ऑर्डर कितना है? 1। 1 मिनट। सर ने बोला था मैं मैकेनिज्म लिखना नहीं सिखाऊंगा, मैं ये सिखाऊंगा अगर कोई मैकेनिज्म लिख दे तो बताओ वो सही है कि। अब वो कैसे चेक करोगे, अब यू सुनना। ठीक? ठीक। अभी तक क्या किया? डन। बोलो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 देखो, बोलो सबसे जो आरडीएस स्टेप हो उससे रेट लॉ लिखें, फिर ये चेक करें उसमें कोई इंटरमीडिएट तो। अगर इंटरमीडिएट नहीं है तो जो लिखेंगे वही सही माना, लेकिन अगर इंटरमीडिएट हो उसे हटाना पड़े, फास्ट स्टेप का सहारा लेना पड़े, उस फास्ट स्टेप का सहारा लेना जिसमें वो इंटरमीडिएट मौजूद होना। फास्ट स्टेप अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है उसे इक्विलिब्रियम पे मानना, फिर केसी का एक्सप्रेशन लिखना, उसकी वैल्यू निकालना जिसे हमें यहां पे हटाना है, वैल्यू रखना, पुट करना, सॉल्व करना, आंसर आएगा। डन। बोलो डन। अब जो कह रहा हूं ध्यान सुनना, क्या इतना सब कर लोगे? अब इसे ऐसे समझो कि आपको चेक करना है, आपको ये मैकेनिज्म सही है कि। एक साइंटिस्ट है, मान लो बहुत फेमस साइंटिस्ट है, मान लो वो आया, उसने कहा सुनो दुनिया वालों, ए से बनना डी, इसकी मैकेनिज्म में ए से बनना बी, बी से बनना सी, सी से बनना, मान लो, मान लो बेटा। अब वो डॉक्टर थे, साइंटिस्ट तो डॉक्टर थे, है ना? अब उनका नाम था डॉक्टर फलाना। क्या नाम था? वो बता के गए, आपको यकीन नहीं हुआ, बोले अरे यार ऐसे कैसे बता दिया, हम मान ले हैं, हम साइंस के विज्ञान के छात्र हैं ना। तो आपने क्या किया? आपने चेक किया ये मैकेनिज्म सही है कि। तो सबसे पहले आपने क्या एक्सपेरिमेंट क्या किया, और एक्सपेरिमेंट करके आपने इस रिएक्शन का ऑर्डर निकाला और वो आया 1। कितना आया? फिर आपने उनकी जो बताई मैकेनिज्म थी, उनकी जो, सुनो ना, सोचो ना, ऐसा आप कर रहे हो, घुसो ना उस एक्सपेरिमेंट में, आपने उस मैकेनिज्म से रेट लॉ लिखा, ये पूरा कार्यक्रम किया, उससे भी ऑर्डर आया। अरे यार, एक्सपेरिमेंट से भी 1 आ रहा है, उनकी मैकेनिज्म से भी। डॉक्टर फलाना सही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? अगर उनकी बताई मैकेनिज्म में कोई कमी होती या गड़बड़ होती और फिर आप रेट लॉ लिखते तो क्या पता यहां पे आधा, क्या पता पौने, क्या पता 2 आता। जैसे ही एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर और आपके द्वारा लिखा गया रेट लॉ से आया ऑर्डर दोनों अलग हो जाए तो कह देना मैकेनिज्म, अपने ऊपर यकीन रखते हुए। अब एक बच्चा गलत सॉल्व ही कर दे तो अलग चीज है ना? पर अगर सब सही सॉल्व किया है, अरे मान लो, और फिर ये आया और एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं किया तो कह देना मैकेनिज्म गलत है, और अगर मैच कर गया तो कह देना मैकेनिज्म सही है। लोग ऐसे कर करके मैकेनिज्म बताते हैं, फिर किताब में छाप देते हैं और फिर पढ़ाई जाती है। इज दिस क्लियर? एक सवाल करेंगे, इस कंसेप्ट को फिर दोहराऊंगा, पहले इसे लिख लो, लिख लो, जैसा लिखा है छापा मार खेल लो। अनअकैडमी से अब लाइव क्लासेस धीरे धीरे कम होंगी, केवल रिकॉर्डेड लेक्चर ही प्रोवाइड किए जाएंगे। 48 से 72 घंटे, मतलब 2 से 3 दिन के बाद ही उस दिन का लेक्चर अपलोड होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आपकी अटेंडेंस को बनाया जाए। हम चाहते हैं आप सेलेक्ट होके घर जाएं। उसी के तहत अनअकैडमी में एक नया प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, नीट श्योर सक्सेस प्रोग्राम, जहां अगर किसी बच्चे के नंबर नहीं आ रहे तो फीस रिफंड हो रही है। दैट्स सो यूनिक।
ये अपने आप में बड़ी बात है कि हम फीस भी रिफंड कर सकते हैं अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा, अगर नंबर नहीं आ रहे, 500 का शायद रखा है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आपकी अटेंडेंस हो, ताकि आपको थोड़ा सा डरा धमका के पढ़ाया जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप तो हैं बच्चे ही, आज मन नहीं किया नहीं जा रहा हूं। इन चीजों को रोकना पड़ेगा। आलस बड़ों बड़ों को आ जाता है, फिर आप तो बच्चे हैं, है ना? है ना बेटा? बच्चे हैं ना आप? ठीक। के डैश, आपको क्या लिखना, डबल डैश? हाँ, होगा कुछ, हमें कांस्टेंट की परवाह करनी, उसका क्या मतलब था? आप वही परवाह कर रहे हो सर, कहते परवाह ही नहीं करनी है। ये क्या होगा, इट्स अ डिफरेंट थिंग। कैसे निकालना अभी उससे कोई मतलब नहीं है। लिख लिया होगा। इस कंसेप्ट को एक छोटे से सवाल के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है? तो पहला सवाल में थोड़ा समय लगे, कोई दिक्कत नहीं, सीखिए ताकि अगला जो दूं फिर बन जाए। डन है बच्चे? सीख गए? रिपीट कर लो, कर लोगे? बोलो पहले कढ़ाई में क्या डालोगे? है ना? फिर प्याज। भाई अगर किसी को सब्जी सिखानी है तो उसको स्टेप बताना पड़ेगा, और पहली बार जब कोई सीखता है तो गलत कर देता है, अरे पनीर भुनना ही रह गया। हाँ या ना? वही होगा यहाँ पे। आप एक स्टेप बीच में भूलो, घबराओ नहीं, अगली बार में सीख जाओगे, ठीक है? दूं एक सवाल? चलो, तो आपके सामने एक यही लिख देता हूं मैं, है ना? आपके सामने एक रिएक्शन है। फॉर द गिवन रिएक्शन राइट रेट लॉ। आपको रेट लॉ बताना है, ठीक है सर? रिएक्शन दे रखा है, O3 से बन रहा है O2, O3 से बन रहा है O2, और इसकी मैकेनिज्म भी गिवन है। जैसा कि मैंने कहा, मैकेनिज्म आपको लिखना नहीं, हमेशा सवाल में गिवन होगा, स्लोवेस्ट फास्टेस्ट सब दिया होगा, आपको तो बस सॉल्व करना है। O3 से बना है O2 प्लस O, और दूसरे स्टेप में दे रखा है O3 प्लस O से बना O2, और ऐसा सवाल में बोला है कि जो दूसरा वाला स्टेप है वो स्लो है और जो पहला वाला स्टेप है वो फास्ट है, और आपको रेट लॉ लिख के बताना है। कोई दिक्कत नहीं। आओ एक ऐसा माहौल बनाए जहां हर बच्चा खुल के बोल पाए, सवाल पूछ पाए, पढ़ पाए। हाँ, हम क्लास में हैं तो हमेशा लिमिट जरूर याद रखें, बट लेट्स मेक अ एनवायरनमेंट जहां कोई संकोच ना हो बोलने में, पूछने में, पढ़ने में, है ना? ये जरूरी है, उसमें आप सबका योगदान जरूरी होता है। अगर कभी कोई बच्चा कुछ पूछे, कुछ करे और आप हंसने लगे, वो बच्चा दोबारा कभी नहीं पूछता है। तो इट्स वी मेक दिस एनवायरनमेंट, हमें ऐसा बनाना है कि उसमें कोई संकोच ना। ऑफ कोर्स इस बहाने हम इतने भी खुल के ना बोलने लगे कि भूल गए कहाँ बैठे, है ना? घर में तो नहीं बैठे, है ना बेटा? कई बार बच्चा भूल जाता है, अरे सर ऐसे नहीं, थोड़ा सा अपने को याद रखना है ना? तो आपके सामने एक रिएक्शन गिवन है, उसकी मैकेनिज्म है, और आपको बताना है उसका रेट लॉ क्या होगा। क्या मैं नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करना शुरू करूं? स्टेप नंबर 1 क्या होगा? सबसे पहले पहचानो आरडीएस। पहचान लिया? नंबर 1 है कि नंबर 2? क्या आपने उससे रेट लॉ लिखा? अगर आपने उस स्टेप से रेट लॉ लिखा होगा, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, है ना? तो शायद रेट लॉ आपने ऐसे लिखा होगा, आर बराबर के इंटू O3 की पावर 1 इंटू O की पावर 1। बोलो इसे ही फाइनल रेट लॉ मान ले कि ना माने? क्यों ना माने सर? इससे समस्या, मगर इससे, क्योंकि ये इंटर, ये मेन रिएक्शन में, जो मेन रिएक्शन में नहीं है वो कभी रेट लॉ में नहीं आना चाहिए। डन है? किसे हटाना है? किसका सहारा ले? वो इक्विलिब्रियम पे दी हुई है कि नहीं दी हुई है? तो क्या अपने से इक्विलिब्रियम मान ले? आओ अपने से इक्विलिब्रियम मान ले। तो O3 से बना O2 प्लस O, इसे हमने Kc लिखा, और Kc लिखूंगा O2 की पावर 1 इंटू O की पावर 1 अपॉन O3 की पावर 1। किसकी वैल्यू हमें यहां से चाहिए? किसकी वैल्यू चाहिए? किसकी वैल्यू? परेशान कौन कर रहा था? ओ,
यहां से O की वैल्यू निकालो, जिसको नहीं समझ में आया वो बोर्ड में देखे। यहां से किसकी वैल्यू चाहिए? O3 यहां भेज दूं, O2 नीचे आएगा, जिनसे नहीं बने वो तो देखते ही नहीं है। O3 यहां भेज दूं, O2 नीचे आएगा। एक एक स्टेप करता हूं, सीखोगे तब, देखोगे तब तो सीखोगे ना बेटा। देखो अब बोलो क्या बनेगा, कोशिश करो, कोशिश करो। Kc इंटू O3 की पावर अपॉन, डन। इस पूरी वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, कर दूं, बोलो क्या बनेगा, R बराबर के इंटू इंटू O3 की पावर, ये O3 पहले से था, ये O3 पहले से था, ये वाला भी O3 आया कि नहीं आया, नीचे O2 आया कि नहीं आया, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट एक नया, कांस्टेंट की परवाह हमें करनी, यहां लिख दूं O3 की पावर 2 बोलो चलेगा, यहां लिख दूं O2 की पावर -1 चलेगा। मुझे बताओ इसमें कोई इंटरमीडिएट है कि नहीं है, कोई इंटरमीडिएट है कि नहीं है? क्या ये इंटरमीडिएट है? क्या ये है? इसे फाइनल रेट लॉ मानूं कि ना मानूं? अब जो कहने वाला हूं पूरी क्लास का ध्यान से रुको, क्या यही फाइनल रेट लॉ होगा? बोलो ना। पहला सवाल, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O3, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2, बोलो ना यार। क्या किसी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है? किसी के रिस्पेक्ट नहीं हो सकता, XY नहीं हो सकता, किसी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव, मगर ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव होने वाला। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर? ओवरऑल ऑर्डर, मगर O2 के रिस्पेक्ट में, बोलो ना यार। X और Y नेगेटिव हो, मगर X प्लस वाई बराबर N कभी नेगेटिव होने वाला। मैंने सिखाया था किसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है, मगर टोटल ऑर्डर नेगेटिव होने वाला। एक बात, दूसरी बात, क्या रेट लॉ में केवल रिएक्टेंट आने का हक है? कभी प्रोडक्ट भी आ, ये वो साक्षात प्रमाण है, वो साक्षात सवाल है जो इस चीज का सबूत है कि हाँ कभी प्रोडक्ट भी आ सकता है और कभी कैटलिस्ट भी आ सकता है। इज दिस क्लियर? ये इस टॉपिक का सबसे फेमस सवाल है जो हर उस कंसेप्ट का सबूत देता है। देखो ऐसा होता है, प्रोडक्ट भी आ सकता है, चलेगा, किसी के रिस्पेक्ट नेगेटिव हो सकता है, यस, मगर ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव होने वाला नहीं है। इज दिस क्लियर? एक बार ये सारे स्टेप अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे सीख लो, अगले सवाल में 50-60% सीख जाओगे, अगले में 100% सीख जाओगे। ठीक है? हम जानते हैं एक बार में नहीं उतरती हैं चीजें, तभी तो उस कंसेप्ट के कई सारे सवाल होते हैं। आप बस कोशिश करो, सीख जाओगे। नीचे एक लाइन लिख लेना, रेट लॉ में रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट भी आ सकता है और कैटलिस्ट भी आ सकता है। पहले लिखा है, एक बार फिर लिख लो, रेट लॉ में, रेट लॉ में रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट भी आ सकता है, रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट भी आ और कैटलिस्ट भी आ सकता है। प्रोडक्ट भी आ सकता है और कैटलिस्ट भी आ सकता है। याद रहेगा? अगर समझ पाए हैं तो क्या एक और सवाल दे दूं आपको? अगला सवाल पूरी क्लास को करके बताना है, ठीक है? लिखो, राइट रेट लॉ, राइट रेट लॉ, और आपके सामने एक रिएक्शन है, NO2 प्लस F2 से बना NO2F, और उन्होंने हमें इसकी मैकेनिज्म दी है। मैकेनिज्म का पहला स्टेप है NO2 प्लस F2 से बनेगा NO2F प्लस F। मैकेनिज्म का दूसरा स्टेप है NO2 प्लस F से बन रहा है NO2F, और उन्होंने हमसे पूछा है रेट लॉ, और उन्होंने हमें दे रखा है कि पहला वाला स्टेप स्लो है और दूसरा वाला स्टेप, ये सब गिवन होगा सवाल में, निश्चिंत रहिए। कितने बच्चों से बन जाएगा एक बार जमाने को बता दे। क्या बात है, पूरी क्लास ऑलमोस्ट, ये हुई ना बात। आप ऐसे साल भर चल गए ना बच्चों, गारंटी दे रहा हूं मैक्सिमम सिलेक्शन होगा इन दोनों बैच से। जैसे अभी हर सवाल में रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा साल भर चलना है बस।
ठंड लग रही है? आगे आ जाओ, बंद करवाऊं एसी? ठंड लग रही है? टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर 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 कितना है? ठंड लग रही है बच्चे, थोड़ा बढ़ा दीजिए टेम्परेचर। साफ हुआ है क्या एसी? साफ हुआ है क्या? अरे बंद हो जाता है इसलिए वो थोड़ा। अच्छा 27 पे करेगा, पहले 28 पे कर रखा था तो 28 पे कर दीजिए ना, करवा दिया 28 पे। हाँ जी, कर लिया। बताओ सबसे पहला स्टेप कौन सा स्टेप है? आरडीएस। क्या उससे रेट लॉ लिख लें? आर बराबर के इंटू NO2 की पावर 1 इंटू F2 की पावर। ठीक है, अब बताओ किसे हटाएं? क्यों? हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है यार। ऐसा है कि आते ही सवाल शुरू हो जाओ, मशीन स्टार्ट, कट 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 हटाना है। अरे हटाने नहीं पड़ रहा है यार, हाँ या ना? कोई भी इंटरमीडिएट, तो कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है तो ये जो लिखा यही फाइनल रेट लॉ माना। NO2 इंटरमीडिएट नहीं है, F2 इंटरमीडिएट, तो किसी को हटाने की आवश्यकता। दिस इज द फाइनल, दैट्स इट। अरे डन। ऐसा लग रहा है एक बेहतरीन सवाल दे ही दूं आपको। लिखो फिर, कुछ रीजन लिखना है क्या? क्योंकि कोई इंटरमीडिएट नहीं है इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखना है क्या? याद रहेगा ना? लिखो फिर एक और सवाल। अगला सवाल है P2 प्लस Q2 से बना PQ। चलेगा। उन्होंने हमें दे रखा है इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का पहला स्टेप उन्होंने दे रखा है P2 आएगा, टूट कर P प्लस P बनाएगा, फिर P Q2 से टकराएगा, फिर PQ और साथ में Q बन जाएगा, फिर P और Q आपस में फिर से रिएक्शन करेंगे और साथ में PQ बना लेंगे। कैसी मैकेनिज्म है? अरे मैकेनिज्म हो गई ना, हाँ या ना? अब उन्होंने हमें दे रखा है कि जो दूसरा वाला स्टेप है वो है स्लोवेस्ट, और आपसे पूछा रेट लॉ। सबसे बनेगा, बोलो साहब। आ गया आंसर, एंड ऑर्डर इज ऑर्डर 3/2 हो सकता है क्या एलिमेंट्री का? आइए साहब, सबसे पहला स्टेप आरडीएस। क्या आपने उससे रेट लॉ लिख लिया? कौन सा स्टेप आरडीएस है? दूसरा वाला, हाँ या ना? तो सेकेंड स्टेप इज आरडीएस, राइट बच्चों? आपने उससे रेट लॉ लिखा होगा, तो आर बराबर के इंटू पी की पावर 1 इंटू Q2 की पावर। डन। अब बताओ मेन रिएक्शन कौन सी है? सीख गए? बन गया? बन गया? आधा बना। बताओ इंटरमीडिएट कौन है? किसे हटाना है? कैसे हटाएं? पहले वाले से तीसरे वाले से? तीसरे में क्या समस्या, यहां भी तो पी है, सिर्फ पी के साथ क्यू भी तो है। एक मुसीबत हटाने जाओगे दूसरी लेके आओगे, कब तक ये करते रह जाओगे? अरे हाँ या ना? पहले वाले स्टेप में ये समस्या, केवल अकेला पी है ना भाई? क्यू भी तो इंटरमीडिएट है, हाँ या ना? कैसे पता चला क्यू इंटरमीडिएट है सर, कैसे जान जाते हैं ये? जो मेन रिएक्शन में नहीं, मेन रिएक्शन कौन है? जो उसमें नहीं है वो सब इंटरमीडिएट है। पत्थर इंटरमीडिएट, अरे नहीं है ना? कबूतर, पी क्यू, पी क्यू तो लिखा है ना भाई,
P2, Q2। आलसी हो यार, बताओ। अब बताओ क्या इसमें से P को हटाना है? P को हटाने की कौन सा स्टेप, पहला स्टेप कि तीसरा स्टेप? डन। पहला स्टेप इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? कहां है? मान लिया, राइट। तो स्टेप नंबर 2 क्या मैं ऐसे लिख दूं प्यारे बच्चों, P2 से बना P प्लस P। क्या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लोगे? बोलो कैसे, आपको बोलना, ट्राई करो। कंसंट्रेशन ऑफ P इंटू कंसंट्रेशन ऑफ P मतलब P का अपॉन। डन। कौन परेशान कर रहा था? किसकी वैल्यू चाहिए? क्या यहां से P की वैल्यू निकाल लोगे? KC इंटू P2। क्या यहां स्क्वायर था? उधर देखना, सबका ध्यान बोर्ड पे, उधर जाएगा तो अंडर, उधर जाएगा तो अंडर, उधर जाएगा अंडर। कांस्टेंट का अंडर रूट एक नया कांस्टेंट, नए कांस्टेंट की परवाह करनी। क्या P2 की पावर हाफ हो जाएगा? क्या हमने P की वैल्यू निकाल ली? क्या इस P की वैल्यू यहां पुट कर दूं, चलेगा? लिखो नहीं, पहले समझो ना बेटा, कब तक लिखोगे? समझना जरूरी है। एक नहीं बना, नो प्रॉब्लम। दूसरा, दूसरा नहीं समझे, तीसरा। जब मैं कहूं आप अभी सीखोगे, ठीक है। अब बताओ क्या हम यहां से P की वैल्यू यहां पुट कर दें, चलेगा? सोचो, मन में सोचो कैसे पुट कर, सोचो मन में, तब तो बनेगा। ट्राई करो। कैसे रखूं, बोलो। R बराबर K इंटू KC, चलेगा ना? इंटू P2 की पावर, इंटू P2 की पावर, एक मिनट यार मार्कर चलानी। P2 की पावर हाफ, P2 की पावर इंटू Q2 की पावर, Q2 की पावर। अरे हेलो, ये कौन है बच्चे? ये कौन है? कांस्टेंट टू कांस्टेंट। हमें कांस्टेंट की परवाह करनी। लिख दो K डबल डैश, बोलो चलेगा? यहां लिख दो इंटू P2 की पावर इंटू Q2 की पावर। क्या फाइनल ऑर्डर बता दोगे? व्हाट इज द फाइनल ऑर्डर बेटा? हाफ प्लस वन बराबर, अरे बोलो यार। फिर से स्टेप नंबर 1 शुरू से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले उससे रेट लो, फिर चेक कहीं कोई इंटरमीडिएट तो। अगर इंटरमीडिएट, अगर इंटरमीडिएट, ये सवाल, अगर इंटरमीडिएट तो कुछ भी करने की आवश्यकता, लेकिन अगर कोई इंटरमीडिएट हो उसे हटाना पड़े, फास्ट सब सहारा लेना पड़े, इक्विलिब्रियम में नहीं है तो खुद से मानना, फिर केसी लिखना, उस वैल्यू को निकालो, पुट करो, सॉल्व करो यार। बोलो डन। ऐसा लग रहा परफेक्ट से सीख गए क्या? परफेक्ट सीख गए क्या? कर लोगे? मन में एक बार स्टेप नंबर 1 2 3 सोच लो मन में। पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे। कांस्टेंट की पावर हाफ, एक नया कांस्टेंट, कांस्टेंट की परवाह करनी, तभी तो केसी डैश लिखा। नहीं समझे? हाँ कुछ नंबर रहा होगा, उसका अंडर रूट हुआ होगा, तो क्या वो अल्फाबेट बन गया क्या? नंबर ही तो रहेगा। तो नंबर का अंडर, उससे कोई मतलब। हमें निकालना क्या है, नंबर निकालना, रेट लॉ निकालना है। तो उसके बारे में सोच रहे हैं ना अपन। समझ गए? उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे हाँ या ना? इसे लिख दूं मैं केसी, लाल वाला डैश, अब ठीक है? अरे हाँ या ना? ठीक है भाई। अब क्या हमने इस वैल्यू को यहां पे पुट करके सॉल्व कर लिया? मन में एक बार सोच लो, आपसे पूछूंगा, फिर एक सवाल और दूंगा, इस बार आपको पूरा आंसर चाहिए। स्टेप नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 डन है। सबसे पहले आरडीएस वहां लिखेंगे, रेट लॉ चेक करेंगे कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है तो हटाएंगे, फास्ट लेंगे, केसी लिखेंगे, वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अगला स्टेप आपको करना है, करोगे? चेक करते हैं। जब आप ये सवाल कर रहे थे, एनटीए वाले सुन रहे थे, बोलिए बार बार कहते हैं कांस्टेंट की परवाह नहीं करनी है। अच्छा ये परवाह नहीं करते हैं, अभी इनसे परवाह करवाते हैं। एग्जामिनर चाहे तो आपको जिस स्टेप में चाहे वहां फंसा ले, है ना? अभी हम कांस्टेंट की परवाह नहीं करते थे, कहने का मतलब ये था कि होगा कुछ, पावर अंडर रूट होगा, मल्टीप्लाई कुछ होगा, उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगर वो इसी सवाल को ऐसे नहीं कुछ नए तरीके से फ्रेम करते जो मैं देने वाला हूं, अब आपको कांस्टेंट की परवाह करनी पड़ेगी। चलेगा? तो कैसे सवाल बनते हैं सिखाता हूं, पहले इसको लिख लें। डन है? अभी करोगे अगला सवाल? मैंने होमवर्क 128 दिया है, आप चाहो तो मैकेनिज्म वाले 2-3 सवाल 134 तक में मिल जाएंगे, वो भी अटेम्प्ट करना। ठीक है? मैंने होमवर्क नहीं दिया है, पर आप चाहो तो कर लेना। हेलो, मैंडेटरी है 128 124 और ऑप्शनल है 134। क्लियर है? क्लियर है?
बोला करो यार, हाँ या ना, कुछ तो बोला करो, हाँ या ना। चलो बढ़ू आगे। अगला सवाल आपको करना है। एक बार उन्होंने सुन लिया, ये बच्चे परवाह नहीं करते, अभी बताते हैं इनको। उन्होंने दिया एक सवाल, ए से बनना डी, और उन्होंने हमें दी इसकी मैकेनिज्म। और अब जो मैकेनिज्म दी वो कुछ ऐसे दी, ए से बनना बी, और यहां लिखा था K1, और ऐसे करके लिखा था K2। दूसरी रिएक्शन थी बी से बना सी, यहां लिखा था उन्होंने K3। तीसरी रिएक्शन थी सी से बना डी, और यहां लिखा था K4। और उन्होंने इस रिएक्शन के सामने लिखा था स्लोवेस्ट। और उन्होंने हमसे पूछा था राइट रेट लॉ, राइट रेट लॉ। और उन्होंने हमें दिए थे चमचमाते हुए 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन आर बराबर K1 इंटू K3 अपॉन K2 इंटू ए की पावर 1। दूसरा ऑप्शन आर बराबर K1 इंटू K2 अपॉन K3 इंटू ए की पावर 2। और तीसरा ऑप्शन में 4 लिखना नहीं चाह रहा हूं, सीधे नन ऑफ दीज लिख देता हूं। अब इस सवाल में ऑप्शन देख के बच्चे को समझना पड़ेगा कि वो आपसे कांस्टेंट की परवाह करवाना चाहते हैं, वरना K1 K2 K3 जैसा कुछ नहीं लिखते, है ना। इस सवाल को करने के लिए एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट बच्चों को पता हो, जो इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाते हैं, अभी बता देता हूं, बाकी सवाल बन जाएगा। कंसेप्ट ये होता है प्यारे बच्चों, एक रिएक्शन ए से बना भी मान लो, इस रिएक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड, और इसको बोलते हैं आगे जाना, फॉरवर्ड पीछे आना। इसके रेट कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं केएफ, और इसको बोलते हैं केबी, चलेगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आप लिखते हो वो लिखते हो बी बाई ए, हाँ या ना। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, वो होता है केएफ अपॉन केबी, ये भी होता है, ये भी मान लो। आज बस फर्क इतना है कि मैंने केएफ केबी नहीं K1 K2 बोला है। हेलो, आज मैंने केएफ केबी नहीं क्या बोला, K1 और, तो केसी कैसे लिखोगे, K1 अपॉन K2, चलेगा। सवाल लिख लो, मिलके करते हैं, बेहतरीन सवाल, स्टार लगा देना, अच्छे लेवल का सवाल, हाई प्रोफाइल सवाल। बताओ स्टेप नंबर 1 कहां से शुरू करें। एग्जैक्टली कर लेगा हर बच्चा। सबसे पहला स्टेप RDS, R बराबर के 3 इंटू बी की पावर 1। क्या ये समझ पाए। मैंने आज K3 लिखा, K नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं तुम कांस्टेंट की परवाह करो। बोलो बेटा, डन है। अब बताओ इसे ही रेट लॉ माने कि ना माने, क्यों ना माने। कौन है इंटरमीडिएट, हटाना, फास्ट स्टेप का सहारा लेना, पहला कि तीसरा, पहला क्यों, क्योंकि उसमें बी है, अरे हाँ या ना। वो इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी दे रखा है, यस सर। K1 K2, यस सर, इससे बोलोगी बी बोल, हाँ ना। आप इसका केसी कैसे लिख सर, केसी लिखेंगे K1 अपॉन K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, इज दिस क्लियर। जब कांस्टेंट की परवाह नहीं करनी थी हमने केवल के लिखा, आज कांस्टेंट की परवाह करनी थी हमने लिखा K1 अपॉन K2 बराबर दिस। इज दिस क्लियर, यहां तक क्लियर। अब बताओ यहां से किसकी वैल्यू निकालू, क्यों सर, क्यों वैल्यू किसकी निकाल रहे हो, समझ कहां जा रहे हैं, बैठे ट्रेन में, ले जाओ कहीं, ले चलो कहीं, पता तो हो कहां जा रहे हैं भाई। आगे आ गया, उतरो, आगे कहां आ गए, कहीं है, उतरो। ऐसे सवाल करते हो, क्यों कर क्या रहा हो, ये समझो ना। मैंने पहले कहा फिर कहता हूं, क्या नहीं, क्यों। साइंस पढ़ना है तो मन में क्या चाहिए, क्यों, वो साइंस है। इज दिस क्लियर। क्यों क्यों ये कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं ये तमाशा, सेकंड स्टेप। बी को हटाना, बी क्यों हटाना है, तो इंटरमीडिएट क्या रेट लॉ में नहीं आ सकता। वो आया, वो आके चला गया, जो रिएक्शन का है ही नहीं वो कहां से रेट लॉ में आएगा भाई। इज दिस क्लियर। क्या अब यहां से मैं बी की वैल्यू निकाल लूंगा, बताओ बी की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो आप सब। हाँ, K1 बाई K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ है। अब क्या करूं, चिपकाओ सर, चिपकाओ चिपकाओ, अरे हाँ या ना। क्या थर्ड स्टेप कर लोगे, R बराबर K3 इंटू K1 बाई K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर, बोलो। अरे ठीक है बेटा, अब बताओ किसको हटाएं। एक बार और सर, एक बार और हटा दो किसी को, किसको हटाएं, क्यों ना हटाएं, क्योंकि अब कोई इंटरमीडिएट
क्या यही फाइनल माना जाएगा? कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? कौन सा? क्यों उसमें K3 यहां लिखा है? अच्छा चलता है ना इतना? अरे बोलो। ठीक है साहब। तो अपने सामने आ चुका है फाइनल रेट लॉ, K3 इंटू K1 अपॉन K2 इंटू ए की पावर 1। इज दिस क्लियर? हमने क्या सीखा? क्या सबको क्लियर है? एक बार समराइज करता हूं, पहले लिख लो। और अगला सवाल अगर आपने कर डाला तो कंसेप्ट आपने समझ डाला। कहां से बताऊं बेटा? यहां से समझ आ गया? ठीक है। और प्लीज पूछ लें किसी को डाउट हो। 2 बार पूछे 2 बार बताऊंगा, 3 बार पूछे 3 बार बताऊंगा, 4 बार पूछे 4 बार बताऊंगा, 5 बार पूछे। आपको भी शर्म आनी चाहिए इतनी बार पूछने में यार। पूछते रहोगे क्या? थोड़ा तो मतलब 1 बार 2 बार थोड़ा कोशिश तो करो। कर लिया होगा? ठीक है, डन है। अभी क्या सबको स्टेप क्लियर है? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ठीक है। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा स्टेप याद रखना है। दे दूं अगला सवाल? बोलो बेटा। हाँ, ऐसा होता है कि हमेशा ऊपर ही लिखेंगे फॉरवर्ड। इसके बारे में डिटेल में एकदम पढ़ोगे, तभी मैंने वो खुद ही बता दिया। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, किसी बच्चे को नहीं पता है तो मान ले ऐसा होता है, ठीक है? क्योंकि आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो 12th का चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स किस क्लास में आता है? तो थोड़ा बहुत तो इंटरलिंक होते हैं, इसीलिए मैंने पहले कहा जो जो इन्वॉल्व होंगे मैं बताते चलूंगा। अब इसे एज अ सत्य मान लो, ऐसा भी के लिखा, उसके पीछे मत ऐसा क्यों सर, टॉपिक चल रहा है ये, सर धरती घूम क्यों रही है? अरे भाई यहां आओ यार, आउट ऑफ फ्रेम नहीं जाना है, राइट? फ्रेम ये चल रहा है, उसकी आवश्यकता पड़ी, जान लिया, ठीक है सर, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग फैक्ट। हाँ या ना? आगे बढ़े। चलिए साहब, समझ पाए तो अगला सवाल दे दूं। आपके सामने एक रिएक्शन है, ए से बनना बी, बी से बनना सी, सी से बनना डी। एग्जामिनर ने आलसी पन में लिख दिया, इसी को 3 टुकड़ों में लिख सकता था। अरे हाँ या ना? जोड़ के लिख दिया। मैं अभी कैसे लिखता था? ए से बनना बी, फिर बी से बनना सी, फिर से यस और नो, ऐसे लिख दिया। कोई समस्या है क्या? बोलो। मतलब ऐसा सवाल आ जाए ये तो नहीं कहोगे अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, सर ने पढ़ाई नहीं। फोटो बदल बदल के सवाल नए हो जाते हैं आपके लिए, ऐसा तो नहीं कहोगे ना? अरे बोलो। ये है K1, ये है K2, ये है K3, लिख लो। ए से बनना बी, बी से बनना सी से बनना डी, K1 K2 K3 इफ K1 is greater than K2 is greater than K3, K1 is greater than K2 is greater than K3, सबसे बड़ा कौन? उसके बाद, उसके बाद के बोले तो रेट, के बोले तो रेट, के बोले तो रेट। क्या आर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन होता है? के होगा ज्यादा तो रेट होगा, के होगा तो रेट होगा, रेट होगा ज्यादा मतलब रफ्तार होगी। अरे बोलो ना। सवाल पूछा है विच स्टेप इज द आरडीएस स्टेप, विच स्टेप इज द आरडीएस स्टेप, लिख लो, लिख लो, अरे लिख लो बेटा। विच स्टेप इज द आरडीएस स्टेप, वो कौन सा स्टेप है जो रेट डिटरमाइनिंग है, 1 और 2 और 3? इसे कह दो 1, इसे कह दो 2, इसे कह दो 3। बोलो कौन सा स्टेप आरडीएस है? 1 1 वाला। क्यों थर्ड क्यों? उसका K3 सबसे, तो अरे हाँ या ना यार? चलेगा सर, K3 सबसे कम है, K3 सबसे, कितना आसान है पढ़ाई, है ना? बस हंसते हंसते पढ़ते जाओ। K3 सबसे कम है, इसलिए वही आरडीएस है। ठीक है बेटा, आसान है। बढ़ूं आगे। इस पूरी कहानी में एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया है जिसका नाम है मॉलिक्यूलैरिटी। एक बार इस ये पूरा थ्योरेटिकल चल रहा है ना, एक बार ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो जाए फिर हम फिर से लौटेंगे जहां कहानी रुकी थी। कहानी क्या चल रही थी? रेट, रेट लॉ, ऑर्डर, हाँ या ना? हमने कहा रेट समझ ही गए हो तो मैकेनिज्म सीख लो, चलेगा।
जब मैकेनिज्म सीख जाएंगे तो फिर लौटेंगे एक एक करके ऑर्डर पढ़ना, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कट ऑर्डर। हाँ या ना? चलेगा? कॉपी में डाल दे नेक्स्ट हेडिंग मॉलिक्यूलैरिटी, कॉपी में डाल दे नेक्स्ट हेडिंग मॉलिक्यूलैरिटी। थक गए बच्चों? मॉलिक्यूलैरिटी। सर ये क्या होता है, सर ये क्यों होता है, सर क्या मतलब है, सब बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। चलेगा? अभी आप 1 से 28 होमवर्क करें, 24 जो भी है, और मन लगे तो मैकेनिज्म वाले 3-4 सवाल अटेम्प्ट कर लेना। बीच में मॉलिक्यूलरिटी के भी सवाल होंगे, फिर नहीं बनेंगे तो देख लेना एक बार। ठीक है? ठीक है भाई। बेल हो गई ना? बेल हुई कि नहीं हुई? वही सुनते रहते हो क्या? कब घंटी बजेगी है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।